रिवेंज। कहते हैं कि रिवेंज ह्यूमंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस में से एक होता है। और जब बात क्रिकेट में रिवेंज की हो तो रिवेंज सिर्फ फील्ड पर नहीं लिया जाता, फील्ड के बाहर भी लिया जाता है। और एशिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप की स्टोरी भी इसी इमोशन के अराउंड रिवॉल्व करती है। जिस एशिया कप को आज पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है, उस टूर्नामेंट की फाउंडेशन बदला, गुस्सा और ईगो क्लैश के ऊपर रखी गई थी। ये एक ऐसी डिसरिस्पेक्ट का बदला था जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो आओ लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ हाउ एशिया कप वाज स्टार्टेड आउट ऑफ रिवेंज। तो ये कहानी शुरू होती है 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। हम सबको पता है कि इंडियन टीम ने वो फाइनल मैच जीता था, लेकिन जो बात इतनी वेल नोन नहीं है वो ये है कि उस टाइम पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इतनी बुरी तरह से इंसल्ट किया था कि ये इंसल्ट उनके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ गई थी। तो इस फाइनल मैच से पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को 2 एक्स्ट्रा वीआईपी पासेस चाहिए थे ताकि वो स्टेडियम में जाकर इस फाइनल मैच को देख सकें। और इन्हीं वीआईपी पासेस के लिए जब उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच किया तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ उन्हें 2 पासेस देने से मना कर दिया, बल्कि इस तरह से जवाब दिया कि एनकेपी साल्वे ने बहुत इंसल्टेड फील किया। ये इंसल्ट सिर्फ एक पर्सनल इंसल्ट नहीं थी, बल्कि मानो इंग्लिशमैन ने ये कह दिया था कि आज भले ही तुम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाओगे, लेकिन ये गेम हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगा। इसका ट्रेडिशन, इसका कल्चर हमेशा हम डिसाइड करेंगे। और ये उस टाइम की रियलिटी भी थी कि वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर सबसे ज्यादा डोमिनेशन और सबसे ज्यादा कंट्रोल इंग्लैंड का होता था। और इंग्लैंड के वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर इसी डोमिनेशन को एनकेपी साल्वे अब तोड़ना चाहते थे। ऐसे में एनकेपी साल्वे चाहते तो उन ऑफिशियल से पर्सनल लेवल पर भी बदला ले सकते थे, उन्हें कुछ सुना सकते थे या कहीं पर उनकी कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन एनकेपी साल्वे ने यहाँ पे डिसाइड करा कि वो आने वाले टाइम में ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे कि ये जो इंग्लैंड की आज क्रिकेट के ऊपर पकड़ है ना, वो पकड़ ही अगले कुछ सालों में ढीली पड़ने लग जाएगी। एक तरफ इंडिया ने 83 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता, कपिल देव के साथ पूरी इंडियन टीम ही रातों रात हीरोज बन गई, देश में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ थे एनकेपी साल्वे, जो अगले ही दिन ये मिशन मान चुके थे कि आने वाले सालों में वर्ल्ड क्रिकेट के मैप पर इंडिया को लाकर रहूंगा। अगले ही दिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को फोन लगाया और उनके साथ मीटिंग शेड्यूल करी। और अगले कुछ हफ्तों तक बड़ी ही एक्सटेंसिव मीटिंग्स करी, जहां उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम आईसीसी में एशियन ब्लॉक बनाएंगे, जहां पर वर्ल्ड क्रिकेट में एशियन कंट्रीज की बात को भी आगे रखा जा सके। और ये प्रोसेस बड़ी ही तेजी से हो रहा था। आप मान लो कि 25 जुलाई 1983 को इंडिया वो वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीती थी और 19 सितंबर 1983 को एशियन क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन हो चुकी थी। और इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के शुरू में 6 मेंबर्स बने थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर। इन सभी देशों का ये जो काउंसिल बनाने का रेबेलियस एक्ट था, इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे थे, क्योंकि इन सभी देशों की मिलाकर पॉपुलेशन बिलियंस में थी। और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड क्रिकेट की उस टाइम पर व्यूअरशिप थी, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आता था। तो कहीं ना कहीं समझते थे कि हमारे मैचेस को और कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारा सब कॉन्टिनेंट तो देखेगा ही, और वही ऐसे प्लान्स को सस्टेन करने के लिए काफ़ी है। अगले कुछ महीनों में इस काउंसिल ने डिसाइड करा कि अब हम वर्ल्ड कप की तरह ही अपना एशिया का एक छोटा वर्ल्ड कप बनाएंगे, जिसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज ही पार्ट ले पाएंगी। और इस वजह से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी पावर हाउसेस के बिना ये पहली बार एक मेजर क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं इन देशों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए चाहिए था। तो ऐसे में पिक्चर में आता है यूएई का एक शेख बुकतर, जिन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्वाइट करा कि तुम आकर यूएई के शारजा में एशियन कप को होस्ट करो, और यहाँ पर तुम्हें एग्जैक्टली वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल और शेख बुकतर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल को जिस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उन्हें वो मिल गई थी, और यूएई को एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी की जरूरत थी, उन्हें वो मिल गई थी। 1984 में पहला एशिया कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका पहला मैच खेला गया था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। ये मैच खेला गया था शारजा क्रिकेट ग्राउंड में, और इंटरेस्टिंगली शारजा क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला ये पहला ओडीआई मैच भी था। जैसे कि मैंने क्रिक्स ऐप से देखा कि इस एशिया कप के एडिशन में सिर्फ 3 ही टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। एंड इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसको इंडिया ने जीता, और इस तरह से एशिया कप के पहले एडिशन की चैंपियंस बनी थी हमारी इंडियन टीम। इस टूर्नामेंट के साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट में एक नई वेव की शुरुआत हो गई थी, जहां एनकेपी साल्वे ने प्रूव कर दिया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी वर्ल्ड क्रिकेट का एक क्रूशियल पार्ट है। और जब बात वर्ल्ड क्रिकेट के डिसीजन मेकिंग की आएगी, तो इंडियंस का भी एक बड़ा से होना चाहिए। यहां से हर एशिया कप एडिशन मानो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर एक चमाट जैसा था, जहां हर एशिया कप एडिशन के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का वर्ल्ड वाइड कद बढ़ रहा था। एनकेपी साल्वे यहीं पर नहीं रुके, बल्कि अब वो चाहते थे कि वर्ल्ड कप को भी इंग्लैंड के बाहर लाया जाए। और वो जानते थे कि इंग्लैंड जैसे एम्पायर को अकेले नहीं गिराया जा सकता।
और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1987 में पहली बार एक वर्ल्ड कप को इंग्लैंड के बाहर होस्ट किया, जहां पर होस्ट से इंडिया और पाकिस्तान। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो 1987 के वर्ल्ड कप की स्टोरी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए एशिया कप पे वापस आते हैं। एशिया कप पहले तो सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में होता था, लेकिन 2015 के ऑनवर्ड्स इस रूल को बदल दिया गया। अब ये रूल लाया गया कि जिस फॉर्मेट की भी वर्ल्ड कप साइकिल चल रही होगी, उसी फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाएगा। जैसे अभी आने वाले 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इसीलिए अभी एशिया कप T20 फॉर्मेट में हो रहा है। इसके बाद ओडीआई फॉर्मेट में होगा, फिर T20, फिर ओडीआई एंड सो ऑन। एशिया कप के थोड़े रिकॉर्ड्स की तरफ देखा जाए तो अब तक 16 एशिया कप एडिशंस हो चुके हैं, जिसमें से इंडिया ने सबसे ज्यादा जीते हैं, जो कि हैं 8। इंडिया के बाद इस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम रही है श्रीलंका, जो कि 6 बार चैंपियंस बन चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान, जो कि 2 बार चैंपियंस बन चुके हैं। एंड इन 3 टीम्स के अलावा अभी तक कोई और देश एशिया कप नहीं जीत पाया है। अब तो पहले के मुकाबले एशिया कप में खेलने वाली कंट्रीज भी कई ज्यादा हो चुकी हैं। अभी इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा जो और देश एशियन क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा हैं वो है अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई, नेपाल और ओमान। इंडिया का तो ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट पर बहुत अच्छा इंपैक्ट रहा है, लेकिन श्रीलंका भी एशिया कप में बहुत इंपैक्टफुल रही है। इनफैक्ट टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर्स और हाईएस्ट विकेट टेकर्स भी श्रीलंकन ही हैं, जो कि सनत जयसूर्या, जिन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 1220 रन बनाए हैं। और विकेट टेकिंग के मामले में सबसे ऊपर हैं लसित मलिंगा, जो अब तक 33 विकेट्स ले चुके हैं। जयसूर्या के नाम पर ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, जो हैं 6 सेंचुरीज। इसके अलावा एशिया कप तो हर एडिशन में ही बड़े ही आइकॉनिक मूवमेंट्स विटनेस करता है। जैसे कि एक बड़ा ही आइकॉनिक मूवमेंट आया था 2012 में, जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए एक ही मैच में 183 रन जड़ दिए थे। ये मूवमेंट ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी के हिसाब से बहुत आइकॉनिक था, बल्कि विराट कोहली के करियर के लिए भी एक करियर डिफाइनिंग मूवमेंट था, क्योंकि यहीं से विराट कोहली को इंडियन फैंस ने लार्जर देन लाइफ जैसा परसीव करना शुरू कर दिया था। वैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के और भी कई इंटेंस मूवमेंट्स हमें एशिया कप में देखने को मिलते रहते हैं। जैसे एक बहुत आइकॉनिक मूवमेंट आया था 1986 के एशिया कप के फाइनल मैच में, जब इंडिया और पाकिस्तान इस फाइनल मैच में भिड़ रही थी और पाकिस्तान चेस कर रही थी, जहां मैच आखिरी बॉल तक पहुंच चुका था। जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे और अब आखिरी बॉल पर 1 रन चाहिए था। ऐसे में जावेद मियांदाद ने एक बड़ा ही फेमस चौका मारा था और इंडियन टीम से मैच छीन लिया था। एंड इस मैच ने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट किया था और कहीं ना कहीं यहीं से इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो क्रिकेट राइवलरी थी वो भी और तगड़ी हो गई थी। वैसे क्रिकेट ऐप की एक खास बात है कि इसमें बहुत पुराने मैचेस के भी स्कोर कार्ड्स दिख जाते हैं। मैं तो अपनी फ्री टाइम में यही करता हूँ, बहुत पुराने मैचेस के स्कोर कार्ड्स इस ऐप पे जाके देखता रहता हूँ, बड़ा मजा आता है। इसके अलावा एक बड़ा ही हाई वोल्टेज एनकाउंटर दिखा था 2010 में गौतम गंभीर और अकमल के बीच, जब एक ग्राउंड में ही एक हीटेड फेस ऑफ में दिखे थे। इस मैच में भी गंभीर ने बड़े तगड़े 83 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच भी बने थे, और गंभीर के करियर का भी ये वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव मूवमेंट था, तो गंभीर भी इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा चमक गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में कहीं ना कहीं हमने देखा कि ईगो की वजह से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में आज भी स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, जहां हर कंट्री ही कोशिश करती है कि वो एशिया कप जीत कर एशिया की रूलर बने। और इसीलिए अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इस एडिशन में इंडियन टीम कैसा परफॉर्म करती है। आपकी एशिया कप से रिलेटेड अभी तक की बेस्ट मेमोरी कौन सी है जो आपको बड़ी आइकॉनिक लगती हो, मुझे कॉमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एशिया कप में और कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट्स में बता दो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।